नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है और मैंने भी एज्यूम किया है कि इस विषय के ऊपर वीडियो बनना चाहिए। इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोज़ है इसके ऊपर, ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी है। मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी इस विषय के ऊपर वीडियो बनाऊँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं मतलब कि मैं प्रैक्टिकल वे में एकदम एक्सेल में कैलकुलेट करके और आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इस वीडियो के बाद कम जरूरत पड़े कोई और वीडियो पे जाने के लिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट मतलब अगर आप फ्लैट बाय करते हैं, घर बाय करते हैं, ज़मीन बाय करते हैं, ज़मीन कुछ भी जैसे आप कुछ भी बाय करते हैं जिसको आप आगे उससे इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हैं, मतलब कि आप उसको आज पैसा लगा रहे हैं जहाँ से आपको पैसा फ्यूचर में आ सके, जहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सके। अगर आप उस चीज़ में अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लस अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कहीं और करते हैं, कहीं और में अगर बैंक एफडी है, पीपीएफ है, आरडी है, पोस्ट ऑफिस स्कीम है और भी काफ़ी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप वहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है, प्रैक्टिकल वे में हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और ये एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आप अपना फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं या आप खरीदना चाह रहे हैं या अगर उसमें इमोशन है तो ये उसके लिए वीडियो नहीं है। ये सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बना रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी एक घर है या वो को घर में इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब कि उस घर में रहेगा नहीं, या तो अगर घर है उसको किराए पे चढ़ाएगा, वहाँ से रेंट लेगा और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी वो वहाँ से लेगा। ऑफिस है तो वहाँ से उसको रेंट मिलेगा और जो फायदे होते हैं अपना ऑफिस खोल सकते हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। तो वही चीज़ें हम आज डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहिएगा। अगर आप भी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, अगर आपके पास पैसा है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको अगला वीडियो या नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के बारे में कोई भी आपका सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो उस विषय पर जल्दी ला सकूँ। तो चलिए अब स्क्रीन पर डायरेक्ट देखते हैं और समझते हैं क्या चीज़ है ये। आपको स्क्रीन पर सर दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने रेंटिंग वर्सेस बाइंग किया है। मतलब कि अगर आप खुद के घर खरीद रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी, या जो लोग अपना घर अभी खरीदना नहीं चाहते हैं वो इस दुविधा में है कि अपना घर खरीदें या रेंट पे रहें, तो ये वीडियो उनके लिए भी है एक हिसाब से। दोस्तों आप समझिएगा वीडियो को, बाकी घर लेना ना लेना वो आपका निर्णय है। मैं यहाँ पे कोई एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि दोनों के फायदे या नुकसान क्या हैं। तो आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा वीडियो को। मेरा इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आप घर ले या ना लें, वो आपका निर्णय है, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको आपका पैसा सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस में कह लीजिए, फाइनेंशियल में कह लीजिए कि आपका पैसा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे आपको वो पैसा कमा के दे, ना कि आपका पैसा कम करे। तो प्लीज़ अगर मैं जो भी बात करूँगा अगर आपको बुरा लगेगा इस वीडियो में तो मैं पहले हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ वीडियो को एक बार अच्छे से इमोशनलेस होकर समझिएगा, प्रैक्टिकल वे में कि क्या है, कैसे हम बात करेंगे या क्या अप्रोच हो सकती है हमें करने के लिए। तो रेंटिंग वर्सेस बाइंग का हमने बताया, तो यहाँ पे मैंने एक घर की वैल्यू ली है, घर नहीं एक फ्लैट की वैल्यू। एक्चुअली दिल्ली में तो घर है नहीं ज़्यादा, फ्लैट से बिकते हैं। तो ये एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने एक फ्लैट लिया था 85 लाख का, 85 लाख का उन्होंने फ्लैट लिया दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली का एरिया है। तो उन्होंने 20 लाख रुपए की उन्होंने डाउन पेमेंट करी है। मतलब कि 80 लाख 85 लाख का घर था, फ्लैट था, उन्होंने 20 लाख रुपया इन हैंड तुरंत कैश दिया है और बाकी 65 लाख रुपए का लोन किया है। ठीक है, जो उनको इंटरेस्ट रेट मिला है उन्होंने एक बैंक से किया है, तो बैंक ने उनको 8.95% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट रेट दिया है। पहले कम था, 7% के अराउंड, 7.75% के अराउंड था, लेकिन जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ी हैं तो उनका भी रेट जो फ्लोटिंग था तो इंक्रीज हो गया है। तो अभी करंट में इनका रेट चल रहा है 8.95% का। फिर लोन पीरियड जो है इन्होंने 25 साल की पीरियड लिया है, मतलब 25 साल के अंदर ये लोन रिपेमेंट करेंगे। बाकी ये बोलते हैं कि मैं इसको 5 साल में 10 साल में खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि अब देखिए 25 साल में इसकी EMI आ रही है 52,000 रुपये की, 53,000 रुपये की मान लेते हैं। तो हो सकता है कर दे, अगर जल्दी प्रीपेमेंट कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो देखते हैं उनको क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है। दोनों चीज़ देखेंगे, न्यूट्रल में देखेंगे, फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ देखेंगे।
तो अब ये देखिए जो उनकी EMI आ रही है 52,790 रुपये की आ रही है। ठीक है, जो टोटल प्री पेमेंट होगी, मतलब कि जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो वापस करेंगे ये बैंक को जिस बैंक से लोन लिया है, तो 1,58,36,951 रुपये के आसपास आता है। मतलब कि 65 लाख का लोन लिया, 65 लाख की लोन अगर मैं डबल करता हूँ तो 1,30,00,000 होता है 65 लाख का। ठीक है, लेकिन ये डबल से भी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, 1,60,00,000 के आसपास का। ठीक है, मतलब 65 लाख का लोन लेके आप 1,60,00,000 के आसपास अपना पैसा वापस कर रहे हो, अपने लोन से 2 गुने के आसपास अपना पैसा वापस कर रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी वैल्यू के लिया है कि आपने जो फ्लैट लिया है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आप हो सके अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, या डिसलाइक कर देना वीडियो को अगर नहीं अच्छा लगे पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने रियल स्टेट जो अप्रिसिएशन लिया है वो मैंने 10% का लिया है। मतलब कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी वो 10% से बढ़ेगी। अगर 10% से बढ़ती है तो इनका जो घर है, जो उन्होंने 85 लाख का जो फ्लैट लिया है, घर नहीं सॉरी फ्लैट लिया है, वो आज से 25 साल के बाद 9,20,95,000 रुपये के आसपास का हो जाएगा। अगर 10% हर साल के इस रेट से ग्रो करता है तो। अगर उस रेट से कम करेगा, मान लीजिए अगर 9% से करेगा तो ये 7,32,00,000 रुपये के आसपास होती है। तो अब मेरा जो आपको पॉइंट रहेगा तो ये यहाँ पे रहेगा 9%। क्या आपको लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे नहीं कोई भी शहर में, अगर आप दिल्ली से हैं तो बताइएगा, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, अगर आप अपना फ्लैट लेते हैं, आज मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक बिल्डिंग है, मैं कोई प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एक कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। जैसे दिल्ली में काफ़ी एरियाज होते हैं, वहाँ पे एक बिल्डिंग होती है 3-4 मंजिल की, वहाँ पे फ्लैट्स बिकते हैं। दिल्ली में सबको पता है ऐसा होता है। एक फ्लैट 85 लाख रुपए का है। मान लीजिए 2023 में वो बिल्डिंग नहीं बनी है और आपने वो फ्लैट खरीदा है 85 लाख रुपए का 25 साल के लोन में। अब आप सोच रहे हैं कि मैं उस फ्लैट को 25 साल के बाद बेच दूंगा। ठीक है, 25 साल के बाद उसको बेच दूंगा। दोस्तों क्या मुझे बताइएगा, जो आपने 85 लाख का फ्लैट लिया है, क्या 25 साल के बाद आप उसको 7 करोड़ में बेच पाएंगे? मैं यहाँ पे 1 मिनट या 20 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप मुझे सोच के बताइएगा कि क्या आपने जो एक फ्लैट लिया है आज 2023 में, आप उसको 25 साल के बाद बेचेंगे, क्या वो 7 करोड़ में बिक पाएगा? होप क्या आपने सोचा होगा। तो आपका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जो मेरी जो सोच है, जो मेरा व्यू है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप इस बात को रिलेट कीजिएगा, मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास आज 7 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है कैश, 7 करोड़ रुपया, और आपको एक फ्लैट खरीदना है। मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए मेरा ब्रोकर का काम है, एक हिसाब से समझ लेते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, मेरी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है। आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोला सर ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन फ्लैट है, 3 BHK है, 200 गज के अंदर बना हुआ है, प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन मतलब मेट्रो के पास, दिल्ली में प्राइम लोकेशन मतलब मेट्रो के पास। ठीक है, मेट्रो के पास है। आपको ये घर मिलेगा 7.5 करोड़ रुपए में। अब आप पूछेंगे ठीक है लोकेशन दिखाओ, पहले तो ये बताओ कि वो जो फ्लैट है वो कितना पुराना है। तो मैं बोलूंगा सर वो 25 से 30 साल पुराना है। तो अब आप ये बताइए कि आप उस फ्लैट में जो 25 से 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में काफ़ी फ्लैट्स हैं, उसमें से जो 3rd फ्लोर का फ्लैट अगर आप क्या 7 करोड़ में लेना चाहेंगे? आप इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो बिल्कुल नहीं लेता। मैं एक 7 करोड़ रुपए में देखिए 7 करोड़ है, आज बाद में भी, आज के टाइम में भी, आज जवाब भी 7 करोड़ रुपया ही होगा रुपए में। मैं अगर करेंसी की बात करूँ तो, परचेजिंग पावर की वैल्यू बात नहीं कर रहा मैं, रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं तो 7 करोड़ रुपए में किसी एक फ्लैट नहीं खरीदूंगा जो भी 25 साल 30 साल पुराने बिल्डिंग के अंदर होगा। तो हाँ, अगर नई बिल्डिंग है, फ्रेश बिल्डिंग है, तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन पुरानी बिल्डिंग में मैं नहीं खरीदूंगा। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ कि अगर ये व्यक्ति, अगर जिन्होंने घर लिया है और 25 साल बाद बेचने भी जाएंगे, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको नहीं बोल रहा, आपको आपका सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरी थिंकिंग है उसके हिसाब से 7 करोड़ रुपए के आसपास वो फ्लैट नहीं बिकेगा। उस मतलब ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। हाँ, अगर घर है, अगर आपका पूरा ज़मीन से घर है, बना हुआ अच्छा है, वो बिक सकता है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन की वैल्यू है, लैंड की वैल्यू है। फ्लैट के अंदर ज़मीन की वैल्यू नहीं होती है। आप एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में काफ़ी लोग रह रहे हैं, तो आप उस बिल्डिंग की ज़मीन नहीं बेच सकते, या आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा घर 25-30 साल पुराना हो गया, मैं उसको तोड़वा के दोबारा बनवा लूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लोग रह रहे हैं, मल्टीपल फैमिलीज रह रही हैं, तो वो हो सकता है बेचने को राजी ना हो, तोड़वा के बनाने को राजी ना हो। तो फ्लैट्स में इशू आते हैं। हाँ, अगर घर है तो हो सकता है कि ये 7 करोड़ की जगह 10 करोड़ का भी हो गया होगा। ये डिपेंड करेगा लोकेशन पे और लोकेलिटी पे और घर कैसा है उसके ऊपर। तो ये इस पॉइंट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है कि आप प्लीज़ इस पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या मेरा पॉइंट वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है
तो अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वैलिड नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती करी है, क्योंकि मुझे भी सीखने को मिलेगा इस चीज़ से आपसे कि मैंने कहाँ गलती करी है। और उसमें पेनल्टी के तौर पर आप इस चैनल वीडियो को डिसलाइक कर देना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई आपकी, ये आप देख सकते हो। हमने एज्यूम किया कि 9% के रेट से प्रॉपर्टी ग्रो करेगी 9% मान लेते हैं। मतलब वो आज से 20-25 साल बाद जो घर बेचेगा वो 7.5 करोड़ का बेचेगा। अब हम मान लेते हैं कि वो जो घर या तो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है या खुद के ले रहा है। हम खुद का एग्जांपल भी ले लेते हैं, रेंट इन्वेस्टमेंट का भी ले लेते हैं। तो रेंटल यील्ड का कंसेप्ट होता है, बहुत लोग आप जानते होंगे। रेंटल यील्ड मतलब कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो आपका सालाना रेंट आ रहा है उसकी परसेंटेज में कितना होगा। तो अगर मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ गूगल पे, ये वेबसाइट मैंने खोल रखी है, ये 99acres.com की वेबसाइट है, जो इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट ब्रोकर है। मतलब वो क्या करते हैं कि बायर्स और रेंटर्स को आपस में मिलाते हैं थ्रू ऑनलाइन पोर्टल 99acres.com। तो यहाँ पे इन्होंने, इनकी वेबसाइट पे एक ब्लॉग है, ये आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन्होंने बताया कि रेंटल यील्ड इन टॉप 8 मेट्रो सिटीज इन इंडिया, मतलब कि भारत की जो सबसे बड़ी 8 सिटीज हैं, शहर हैं, उनमें जो किराया है, जो प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से जो किराया कितना आता है। तो अभी देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो रेंटल यील्ड है वो 2.79% के आसपास का है। बेंगलोर में 3.5% है, मुंबई में 2.5% से भी नीचे है, अहमदाबाद में 3.25% है, एंड सो ऑन, आप पूरा देख सकते हैं। अब अगर मैं दिल्ली की बात करें तो 2.79% आता है। हमने कितना लिया है, हमने लिया है 2.6, चलिए 2.8 कर देते हैं इसको। ओ 28 नहीं भाई, 0.28, सॉरी 2.79% ही कर देते हैं, जो है। तो अब आता है इसका अर्थ, यहाँ पे एक नंबर आया है 19,763 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर मैं हूँ, मुझे एक घर रेंट पे खरीद चाहिए, मैं घर रेंट पे घर खरीद रहा हूँ, अगर ये 85 लाख का फ्लैट मैं अगर रेंट पे लेना चाहूँगा दिल्ली के अंदर, तो 3 BHK का फ्लैट है। अगर ईस्ट दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे आपको 20,000 रुपये के आसपास का एक फ्लैट आराम से रेंट पे मिल जाता है, आराम से मिल जाएगा आपको 20,000 के अंदर ईस्ट दिल्ली में। कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है 19,700 रुपये के आसपास, तो मैं भी 20,000 बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब कि अगर आप ये आज घर नहीं खरीदते हैं, अगर आप ये सेम घर रेंट पे लेंगे तो आपको ये घर आपको 20,000 रुपये किराए पे आपको दे के आपको मिल जाएगा। मतलब कि आपको जो 52,000 रुपये की EMI है हर महीने आपको पे करनी है, आप उसकी जगह सिर्फ आपको 20,000 रुपये अगर देंगे ना तो आपको घर मिल जाएगा। आप वो सेम घर में रह सकते हैं, EMI या बैंक को दे रहे हो या 20,000 आपको लैंडलॉर्ड को देने हैं, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर कोई इंसान अगर रेंट पे लेता है, इसको खरीदता नहीं है। देखो, अगर आप खरीदने वाली कैटेगरी में हो तो आप ये देखिए, आपको जो घर खरीद रहे हो ना, वो घर आराम से 18,000 में अवेलेबल है, 20,000 में अवेलेबल है किराए के लिए। अगर आप अपना पैसा मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, मतलब आप घर खरीद के किराए पर देने वाले हो, तो दोस्तों ये मत करना, क्योंकि अगर आप इससे अच्छा अगर बैंक FD में भी करोगे ना, बैंक FD के अंदर, तो भी आपको 6% इंटरेस्ट मिल जाता है। या आप 2%, 2.5% पे क्यों पैसा लगाओगे, या 3% पे क्यों लगाओगे। तो ये खरीदने वाले की बात होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, कोई अगर खरीदना चाह रहा था लेकिन वो रेंट पे लेता है तो उसको क्या फायदा होता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कॉर्पस क्रिएटेड इफ यू आर रेंटिंग, मतलब कि आप अगर घर खरीदने की बजाय रेंट पे लेते हैं तो आपको कितना फायदा होता है। तो यहाँ पे लिया मैंने डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड EMI। 52,000 रुपये का मैं रेंट था, यहाँ भी 52,000 रुपये ही जाएगा, 52,000 रुपये यहाँ भी जाएगा। 52,000 में से 18,000 19,000 का रेंट चला जाएगा, बाकी की जो अमाउंट है वो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में हम बात करेंगे अभी। फिर यहाँ पे जो मैंने रेट लिया है, मैंने यहाँ 15% लिया है। आप जानते होंगे 15% मैंने क्यों लिया है, आप अच्छे से जानते हैं, मैं किस वीडियो बनाता हूँ। अभी हम इसको हर चीज़ से कंपेयर करेंगे, लेकिन 15% की बात कर लेता हूँ कि आप भी अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाया है जहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट जो हमने पे किया, टोटल जो 19,000 करके हमने रेंट पे किया, वो 60 लाख के आसपास पे किया 25 सालों में। 25 साल में हमारी जेब से 60 लाख रुपए का आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया है 1 करोड़ रुपए के आसपास, 99,08,201 रुपए के आसपास। तो जो टोटल हमने हमारी जेब से गया है 1,58,36,951 रुपए हमारी जेब से गया है, अगर हम रेंट पे लेते हैं तो। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो हमने डाउन पेमेंट भी करी थी 20 लाख रुपए की, वो भी हमारे पास कैश बचेगा, तो कैश तो रहेगा ना, डाउन पेमेंट करी नहीं है, तो वो पैसा भी इन्वेस्टर होगा अगले 25 साल के लिए। तो 25 साल के बाद देखिए, जो 20 लाख था वो बढ़ के हमारा 6,58,37,000 रुपये हो गया है, सिर्फ 20 लाख वाला। 20 लाख की 25 साल बाद 6 करोड़ रुपया हो गया है। अगर घर की वैल्यू मान लो 7 करोड़ हो जाती है, 8 करोड़ हो जाती है, तो 6.5 करोड़ तो आपको ऐसे ही मिल गया आपका 20 लाख से, तो आप उसको भी घर खरीद सकते हो अपना। प्लस आपने जो 33,000 रुपये की हर महीने SIP करी है या इन्वेस्टमेंट करी है, अपने SIP नहीं
जहां भी इन्वेस्टमेंट करी होगी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो उस 33,000 रुपये ने आपको 9 करोड़ 10 लाख रुपया बना के दे दिया है। मतलब 52,000 आप यहां भी दे रहे हो, 19 प्लस 33 52 ही आता है, 52 ही आएगा, तो 52,000 यहाँ भी दे रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो साथ में, जो अभी आपको मैं डिफरेंस बताया। तो आपका टोटल अगर कॉर्पस की बात करूं, जब लोन 25 साल खत्म होंगे, 25 साल के बाद आपके पास कॉर्पस होगा वो 15 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास होगा। 15 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास आपकी वेल्थ होगी। अब आप उस टाइम पे चाहें तो 15 करोड़ रुपए का, अगर मान लो जो घर जैसे बताया मैंने आपका 9% के हिसाब से अगर 7.5 करोड़ 8 करोड़ भी हो गया होगा, तो 15 करोड़ में से जाके अपना वो घर कैश में खरीद सकते हो, कोई बैंक की झंझट नहीं, आराम से खरीद सकते हो कैश में। अब यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी लॉस एंड प्रॉफिट का कैलकुलेटर, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस क्या है इसमें। अब यहाँ पे टोटल रीपेमेंट जो है 1 करोड़ 58 लाख अगर लोन लेते हो तो, जो मैंने यहाँ पे अमाउंट है सेम अमाउंट यहाँ पे है। कॉर्पस क्रिएट एमएफ मतलब कि म्यूचुअल फंड में जो कॉर्पस क्रिएट हुआ है हमारा 14 करोड़ 10 लाख 42 हजार रुपए के आसपास। अब 14 करोड़ क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंट भी तो दिया है 1 करोड़ 58 लाख रुपए का, वो भी तो इसमें से माइनस करूंगा, तो 15 में से 1 करोड़ हमारे माइनस कर दिए, 14 बचे 14 करोड़ रुपए। अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना भूला नहीं, मैंने इसको पोस्ट किया जानबूझ के। अब काफी लोग मुझे बोलेंगे जो रेंट है वो रेंट तो हमारा सेम रहेगा नहीं 25 साल तक, वो रेंट तो बढ़ेगा हर साल, मकान मालिक बोलेगा भैया रेंट बढ़ाओ। तो यहाँ पे मैंने कॉलम दिया हुआ है एनुअल रेंट इंक्रीज का, तो मैं यहाँ पे एवरेज मान लेता हूँ कि हर साल 10% तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर साल 10% नहीं बढ़ता, वो 2-3 साल में 4 साल में एक बार रेंट बढ़ता है दिल्ली के अंदर। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपका किराया हर साल 5% से बढ़ेगा, हर साल पिछले 25 सालों में। तो देखिए आप 2 करोड़ 14 लाख रुपए दे रहे हो, ठीक है। तो फिर भी देखिए जो आपका कॉर्पस जो 14 लाख करोड़ था वो 13.5 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाउस की जो वैल्यू होगी, जो मैंने बताया एस्टिमेट वैल्यू, वो 7 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास वो फ्लैट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का है, मतलब कि यहाँ पे जो नेगेटिव में आ रहा है 11 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास का हमारा नेगेटिव है। क्यों मतलब मैं आपको बता था क्यों, मतलब कि अगर आपने पैसा अपना घर लिया होता, आपने अगर ये रेंट का वो इन्वेस्टमेंट का नहीं किया होता, अगर आपने रेंट पे लिया होता तो आपको इतना नुकसान हो रहा होता 11 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखिए आपका किराया भी निकल गया, आपकी इन्वेस्टमेंट की एसआईपी भी निकल गई, सब कुछ निकालने के बाद भी आपके पास 13 करोड़ रुपए बच रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर रेंट करते तो आपको 13 करोड़ 53 लाख मिलता, लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने यहाँ पे गए मतलब आपने लोन लिया, तो लोन लेने की वजह से आपका जो लॉस है वो 11 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास का हो गया है। अब नो डाउट आप कह रहे हैं कि इसमें आप काफी लोग बोलेंगे कि भैया हमारे घर की वैल्यू भी तो बढ़ गई होगी, 7 करोड़ का घर भी हो गया हमारा। ठीक है सर, 7 करोड़ का घर हो गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अपने एग्जाम्पल में, ये कोई भी फ्लैट 7 करोड़ में नहीं खरीदेगा। अगर चलो मान लो खरीद भी लेता है तो भी देखिए आपके पास जो आ रहा है 6 करोड़ 20 लाख 99 हजार रुपए की आपकी वेल्थ क्रिएशन भी हो रही है। मतलब क्या, अगर आप 13 करोड़ में से अगर आप कैश बैंक म्यूचुअल फंड से कहीं से पैसे निकाल के अगर मैं उसको लैंडलॉर्ड को बेचने वाले को कैश भी दे दोगे ना, तो भी आपके पास 6 करोड़ 20 लाख रुपए बच रहा है। अगर आप ये सब नहीं करके सिर्फ आप लैंड करते ना, अपना घर खरीद लेते, ईएमआई बना लेते, तो आपको कुछ नहीं मिलता, ये 6 करोड़ नहीं मिलता। होप कि मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे समझाया है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला पार्ट। अगर आप घर लेते तो आपको 1 करोड़ 58 लाख रुपए आपको देना पड़ता, प्लस उस घर की वैल्यू 7 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास होती, जो कि हमने 9% से एज्यूम किया है, ठीक है। तो आपको 11 करोड़ 95 लाख का नुकसान है इसके हिसाब से, अगर हम घर की वैल्यू नहीं मिलाते हैं तो। अगर हम घर की वैल्यू इंक्लूड कर लेते हैं उस टाइम में, तो भी आपको 6 करोड़ का नुकसान है। नुकसान क्यों है कि आपका जो पैसा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूट पे चलते तो आपके पास वो घर जो अपने सेम 25 साल पहले 85 लाख का खरीदने वाले थे, अगर वो आज 7.5 करोड़ में भी खरीदते हो 7 करोड़ 32 लाख रुपए में, तो भी आपके पास 6 करोड़ रुपए कैश बचता है। कैश अगर आप उसको बैंक की एफडी में भी रखोगे ना, तो महीने का 1.5-2 लाख रुपए आपके हर महीने मिलेगा, हर महीने 1.5-2 लाख रुपया मिलेगा आपको, अगर ये आप ये चीज़ करते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि आप ऐसा ही करो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो मेरी थिंकिंग है, जो मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए लोगों को, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। ये मत करना कि कल ही जाके सब कर लो वो कर लो, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लेना पहले। कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, मैंने किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करी है, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने अब इसमें भी देखिए यहाँ रिटर्न 13% का है। अगर रिटर्न मान लीजिए 15% का है, अगर मान लीजिए रिटर्न 13% हो जाता है, तो देखिए 13% का अगर हो जाता है तो भी आपको फायदा है 1 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास का, अगर 13% रिटर्न आता है। हाँ, अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाते हो जैसे पीपीएफ वगैरह में, वहाँ पे आपको 8% रिटर्न मिलता है, तो देखिए फिर उल्टा हो जाएगा कहानी।
अगर आपको 8% रिटर्न मिल रहा है तो फिर घर खरीद जो लोन पे लेना बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए फिर यहाँ पे आपका जो लॉस हो जाएगा तो आपको 5,08,68,000 का लॉस हो जाएगा। अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ पे आपको 8% मिल रहा है, 8% मिलेगा तो आपको उससे बेहतर आप रेंट वेंट छोड़ो, आप घर खरीदो, लोन पे खरीदो लेकिन खरीदो। अगर आपका पैसा अगर 8% पे लगा है तो आप कुछ लोग एफडी करते हैं, एफडी में मिलता है आपको 6%। तो अगर आप 6% पे अगर लगाते हैं, मतलब आप क्या करते हैं कि बोल वीडियो देखने के बाद मैं रेंट पे नहीं रहूँगा, मैं रेंट पे रहूँगा, घर नहीं खरीदूंगा, लेकिन पैसा जो है एफडी में लगाऊंगा। तो 33,000 रुपये है हर महीने, वो मैं एफडी में लगाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपको 6,37,00,000 का नुकसान होगा। अरे भैया एफडी जो है वो कंटिजेंसी फंड के लिए है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जहाँ पे आपको 15% 16% मिल सके। हाँ, अगर यही बात अगर मैं कर दूँ यहाँ पे अगर आपको 16% मिल रहा है, जहाँ भी लगाओ, मैं किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, जहाँ भी लगाओ अगर वहाँ 16% आपको मिल रहा है तो देखिए 9 करोड़ का फायदा हो रहा है आपको। अगर आपको यहाँ पे 18% मिल रहा है तो देखिए आपको 17,92,00,000 का फायदा हो रहा है, 17 करोड़ रुपए का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पैसा कहाँ लगाना चाहते हो। अगर आप इसको कोई ऐसी जगह लगाओगे जहाँ आपको 4% मिलता है तो देखिए 7 करोड़ का नुकसान है आपको, 7 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर आप 18% पे लगाते हो तो आपको 17 करोड़ 18 करोड़ का फायदा है। तो निर्णय आपका है, पैसा आपका है, फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। इस वीडियो का मतलब यही था कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने टूल बनाया है ये आपको इसके माध्यम से बता पाऊँ। हाँ, अगर आपको ये टूल एक्सेल चाहिए तो कमेंट में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से आपके वैल्यू के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दोस्तों होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था, थोड़ी वीडियो लंबी बननी थी इसके ऊपर, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं लंबी वीडियो बनाता नहीं, पहले बनाई थी, चलो काफ़ी लोगों ने बोला था सर अपनी वीडियो बहुत लंबी होती है, तो मैंने छोटी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन ये टॉपिक ऐसा था इसलिए मैंने वीडियो लंबी बनाई है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।